उम्र दराज की बात मेरी समझ में आ गई थी, इसलिए तीसरी और चौथी गोली मैंने कामयाबी से हदफ की छाती में मार दी। उस्ताद उमर दराज ने मेरी पीठ ठोंकी। देखा, बस इतनी सी बात थी, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ गई है। जी सर, मैं सादतमंदी से बोला। हालांकि मैं ये कह सकता था कि इतनी जल्दी कहाँ आई, मैं कई साल से स्नाइपर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मगर ऐसा कहना उस्ताद की बेअदबी होता। अच्छा, खाना खाने चलते हैं, इसने कहा और मैंने इस बात में सर हिला दिया। खाना हमने घर जाकर खाया। इसके बाद हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और दोबारा उसी जगह पहुंचकर फायर की मशक करने लगे। शाम की अजान के साथ हमने मशक ख़त्म की और घर लौट आए। रात गए तक उस्ताद उमर दराज मुझे अपने वाक़यात ऐसे अंदाज में सुनाता रहा जिनमें फ़ायर की बारीकियों और मौका महल की मुनासबत से एक स्नाइपर की तरजीहात वाज़िया होती। अगले दिन भी हम दोपहर तक मशक करते रहे। इसके बाद मैं उस्ताद उमर दराज से इजाज़त लेकर वापसी के लिए रवाना हुआ। सवाबी की हदूद तक इन अनदेखे यूसुफ खान की परछाइयाँ मेरी सोच में सरगर्दा रहीं। अपनी यूनिट में पहुंचकर मैं इस कहानी को जहन से झटकर अपने कोर्स की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। यूँ भी इस जालिम दुनिया में जाने कितने यूसुफ और कितनी शेरबानो समाज के अंधे कानून की बलि चढ़ गए हैं, और अगर कोई सख्त जान हर आजमाइश अबूर करके अपनी मोहब्बत के करीब पहुंच भी गया हो तो मुकद्दर ने इसे औंधे मुंह गिरा दिया होगा। सोमवार को मैंने पहली मशक ही में 1300 मीटर के फासले से सारी गोलियां हदफ पर हिट कर दी। हम हैवी स्नाइपर राइफल से फायर कर रहे थे और इसी राइफल की टेलीस्कोप साइट के बारे में पढ़ने के लिए हम में से 2 स्नाइपर्स ने अमेरिका भी जाना था। इसकी कारगर रेंज 2000 मीटर है। सूबेदार तसव्वुर साहब ने मुझे खुसूसी शाबाश दी थी। बाकी का दिन भी मेरा फायर सबसे नुमाया रहा। उस्ताद उमर दराज की मायत में गुजरे 2 दिन मेरे लिए बहुत मुफीद रहे थे। हफ्ते के अख्ताम पर हमारा इम्तिहान हुआ जिसमें मैंने पहली और सरदार खान ने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। वो मुझसे 5 साल पहले भर्ती हुआ था। 3 मरतबा मिशन पर सरहद पर भी जा चुका था। बड़ा हंसमुख और पुरमिजाज बंदा था, लेकिन हंसमुख और पुरमिजाज वो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए ही था। दुश्मन के लिए वो खालिस पठान था। घुटा हुआ जिस्म, दरमियाना कद, सुर्खो सफ़ेद रंगत, खूबसूरत नैनक्श रखने वाला यह पठान बहुत मेहनती और अच्छा निशानेबाज था। इसका ताल्लुक मर्दान से था। यहाँ पर सिर्फ एक गोली इससे ज़्यादा मैं मार सका था। इसने खुश दिली से मुझे पहली पोजीशन की मुबारकबाद दी थी। 1 माह के अंदर हमने अमेरिका के लिए उड़ान भरनी थी। ये 1 महीना तैयारियों में गुजरा। 2 हफ्ते हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान की क्लास भी अटेंड करना पड़ी ताकि वहाँ जाकर बोल चाल में कोई मसला ना हो। इसी दौरान पासपोर्ट भी बने और वीज़ा वगैरह भी लगा और फिर हम जाने के लिए तैयार थे। रवानगी से 3-4 दिन पहले हमें घर जाने की इजाज़त मिली। 2-3 दिन घर गुजार कर हम वापस पहुंच गए और फिर एक दिन हम जहाज़ में बैठे अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना थे। हमारी अगली मंजिल अमेरिका का साली शहर न्यू जर्सी था। वहाँ 35 ममालिक से स्नाइपर्स आए हुए थे। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले स्नाइपर्स की तादाद मुख्तलिफ थी। किसी मुल्क से सिर्फ 1 स्नाइपर आया था तो किसी मुल्क से 4 स्नाइपर्स आए हुए थे। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले स्नाइपर्स की तादाद मुख्तलिफ थी। किसी मुल्क से सिर्फ 1 स्नाइपर आया था तो किसी मुल्क से 4 स्नाइपर्स भी थे। इंडिया से भी 2 स्नाइपर्स आए हुए थे। दोनों हिंदू थे। एक का नाम श्रीकांत था और दूसरे का नाम राजपाल था। दोनों ने बड़ी किनार तो नज़रों से हमें गुड़ा था। इब्तदाई 2-3 दिन इंतज़ामी व इंसरामी कार्रवाइयों की नज़र हो गए और फिर नए हफ्ते की शुरुआत के साथ बाकायदा क्लास की इब्तदा हुई। तमाम तलबा सिविल सूट पहन कर आए थे क्योंकि लिबास के बारे में कोई हिदायत जारी नहीं की गई थी। तलबा की तादाद 76 थी जिनमें 7 लड़कियां भी शामिल थीं। अमेरिका की 4 तलबा थे जिनमें से 2 लड़कियां कैप्टन जेनिफर हेंसले और लेफ्टिनेंट कैट वॉटसन थीं, जबकि मर्दों में सार्जेंट रिगन वॉच और सार्जेंट नॉर्मन थे। इसराइल से भी 2 लड़कियां और 2 मर्द आए हुए थे। एक लड़की का ताल्लुक जापान से था। फ्रांस, बरतानिया, चीन या रूस जैसे ममालिक से कोई भी शख्स नहीं आया था। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान और इंडोनेशिया से भी 2 स्नाइपर्स आए हुए थे। यहाँ तक कि 2 स्नाइपर्स अफगानिस्तान से भी आए थे, लेकिन शक्ल सूरत से वो बिल्कुल अफगानी नहीं लग रहे थे। दोनों क्लीन शेव थे। तमाम स्नाइपर्स में दाढ़ी वाला एक मैं ही था। वो मेरी दाढ़ी भी बस कहने की हद तक ही दाढ़ी थी, मगर फिर भी मेरे चेहरे पर चंद बाल मौजूद थे। ज़्यादातर मर्द क्लीन शेव ही थे। मेरा साथी सरदार खान भी क्लीन शेव ही था, अलबत्ता इसके चेहरे पर घनी मूंछें ज़रूर मौजूद थी। पहला पीरियड तारफ़ ही में गुजर गया था। वो सिर्फ सरसरी सा नाम लेने से हर किसी को नाम याद नहीं रह जाया करते। अलबत्ता इस मामले में मेरी यादाश्त काफ़ी बेहतर थी। ख़ासकर उस्ताद उमर दराज से मिलने के बाद तो मैं इर्द गिर्द की चीज़ों को और ज़्यादा गौर से देखने लगा था।
अब तो यहाँ आम से आम बात को भी नज़रअंदाज नहीं करता था। मैंने तारुफ के दरमियान करीबन पूरी क्लास के नाम अपनी याददाश्त में महफूज कर लिए थे। जैसे ही कोई खड़े होकर अपने मुल्क का नाम बताता, मैं अपनी याददाश्त में इसका नाम बिठाकर ज़ुबानी तौर पर इसका नाम दोहराना शुरू कर देता था और इस वक्त तक ज़ेरे लब इसका नाम दोहराता रहता जब तक कि दूसरा आदमी खड़ा होकर अपना तारफ़ शुरू ना कर देता। दूसरे पीरियड में बाकायदा पढ़ाई का आगाज़ हुआ। इंस्ट्रक्टर लेब पोल्ड साइट के बारे पढ़ाने लगा। गो स्नाइपर प्री कैडर के बाद हमने दूसरे 2 हफ्ते तक अंग्रेज़ी ज़ुबान की क्लास अटेंड की थी। फिर भी गोरे इंस्ट्रक्टर की ज़बानी में बोली गई इंग्लिश समझने में बहुत दुश्वारी महसूस हो रही थी। खैर मैं तो फिर भी गुजारा कर ही रहा था कि मेरी तालीम BA थी और मुझे अंग्रेज़ी से अच्छी खासी शदबद थी। असल दुश्वारी तो सरदार खान को थी जिसकी तालीम मैट्रिक थी और मैट्रिक भी ऐसे ही कि जैसे वतन अजीज़ में लाखों करोड़ों जवान मैट्रिक की संद लिए घूम रहे हैं कि नाम ही की संद ही हाथ में पकड़ी होती है। इंस्ट्रक्टर की बातें इसके सर से काफ़ी ऊंची गुजर रही थी। पीरियड के अख्ताम पर मैंने अपने साथी का मसला इंस्ट्रक्टर के गोशगुबाज कर दिया। एक लम्हा सोचकर इसने कंधे उचकाए और माजरत खाना लहजे में कहने लगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अरेंज एन ट्रांसलेटर टुडे, हाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट टुमारो। आज तो किसी तर्जुमान का बंदोबस्त करना मुश्किल है, अलबत्ता कल मैं पूरी कोशिश करूँगा। हिंदू स्नाइपर श्रीकांत तंजिया लहजे में बोला, पढ़ लिख कर आना था ना। ये बात इसने हिंदी में कही थी और ये बात तो क़ारीन जानते ही होंगे कि हिंदी और उर्दू बोलने की हद तक करीबन एक जैसी है, अलबत्ता हर एक का रस्मुल ख़त मुख्तलिफ है। मैंने तुर्की बर तुर्की कहा, मेरा ख्याल है हम यहाँ PhD करने नहीं आए। गोरे इंस्ट्रक्टर की समझ में हमारी बातचीत तो नहीं आई थी, लेकिन लहजे का उतार चढ़ाव उसे महसूस हो गया था। इसने जल्दी से सबक शुरू कर दिया। ओके गाइस, वी आर लर्निंग अबाउट डिफ्लिकेशन। हमें मजबूरन चुप होना पड़ा था वरना सरदार खान के तेवर बदलने शुरू हो गए थे और ये तो सिर्फ मुझे मालूम था कि वो खुश अखलाक सा पठान सिर्फ अंदर से खालिस और खरा पठान था। हिंदू से तो वो इतनी नफरत करता था जितना कि वो इसके मुस्तहिक थे। पीरियड के अख्ताम पर हम क्लासरूम से बाहर निकल आए थे। कुछ लोगों ने सिगरेट सुलगा लिए थे और चंद एक वॉशरूम की तरफ बढ़ गए थे। मैं और सरदार बाकी लोगों से थोड़ा सा हट कर खड़े हो गए। मैं इस इंस्ट्रक्टर की बताई हुई खास बातों से आगाह करने लगा। इसी वक्त सुनहरी बालों वाली खूबसूरत जेनिफर हमारे करीब आई। हाय, आई एम जेनिफर। इसने बेतकल्फ़ी से मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अगर वो अपना नाम ना भी बताती तब भी मुझे इसका नाम याद था, बल्कि मुझे यकीन था कि पूरी क्लास को इसका नाम अजबर हो गया होगा और इसकी वजह इसके अलावा और कोई नहीं थी कि वो एक पुरकशिश और ख़ूबसूरत लड़की थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तारुफ तो हो चुका है कैप्टन जेनिफर हेंसले। मेरा ख्याल है तुम्हें सिर्फ मेरा ही नाम याद रह गया होगा। वो मायनी खैज मुस्कुराहट से बोली। वो एक अमेरिकन लड़की थी, पाकिस्तानी लड़की नहीं कि अपनी खूबसूरती ना जताती। मैं इत्मीनान से बोला, तुम बाकी क्लास के बारे में ऐसा कह सकती हो। और वो दिलचस्पी से बोली, और तुम मुझसे किसी का नाम भी पूछ सकती हो। इसने शौकी से कहा, अच्छा, ये साथ वाले साहब को नाम लेकर बुलाएं। इसका इशारा श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले काले रंग के सोर्न मंग से था। मिस्टर सोर्न, तुम्हारा 1 मिनट ज़ाया कर सकता हूँ? मैंने सोर्न को नाम लेकर बुलाया। यस प्लीज़। वो खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेरता हुआ करीब आ गया। तुम्हारा नाम सोर्न मंग ही है ना? मैंने इससे मुसाफा करते हुए खुश अखलाकी से पूछा। जी बिल्कुल। इसने मेरे साथ खड़े सरदार खान और जेनिफर को भी हाथ मिलाते हुए इस बात में सर हिला दिया। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा नाम इतना खूबसूरत हो सकता है कि इतने पुरकशिश लोगों को भी याद रह जाए। इसका इशारा वाज़ह तौर पर जेनिफर की तरफ था। ये वॉशरूम से कौन बाहर आ रहा है? सोनमंग की बात पर जेनिफर ने हल्का सा कहकहा लगाकर मुझे वॉशरूम के दरवाजे की तरफ मुतवज्जा किया। यहाँ से अमेरिकन सार्जेंट बाहर आ रहा था। मैंने बूम बनाते हुए कहा, इसका नाम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। भला रीगन वॉच भी कोई नाम है? और वो जो सिगरेट पी रहा है? जेनिफर मेरा इम्तिहान लेने पर तुल गई थी। वो बेचारा इसराइली, अगर उसके वालिदैन मुझसे पूछते तो मैं कभी इन्हें क्लॉर्क नाम रखने का मशवरा ना देता। तो इस इसराइली दोशीज़ा का क्या नाम रखते? जेनिफर ने काले बालों वाली इसराइलन दोशीज़ा की जानब इशारा किया जिसे दोनों हिंदुओं ने घेरा हुआ था। जो भी हिंदू यहूदा हनूद के आपस में गाड़ी छीनती है और इस दोस्ती को तक़वियत दोनों की मुस्लिम दुश्मनी देती है। मैं हंसा। बहरहाल स्कॉटलैंड ना रखता तो क्या रखते? कैट ठीक था, बेशक इसके बाप का नाम वॉटसन ना होता। मैंने जेनिफर की अमेरिकन साथी कैट वॉटसन का नाम दोहराया। मैं तुमसे मुतासर हो रही हूँ। जेनिफर की मुस्कुराहट में हैरानी थी और मैं एंड्रिया बर्टन से मैंने दूसरी इसराइली दोशीज़ा की तरफ इशारा किया जिसका मुख्तसर लिबास दावत नज़ारा दे रहा था। क्या खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किया हुआ है।
अगर तुम्हें वो लिबास इतना ही अच्छा लग रहा है तो मेरे पास इससे भी अच्छा मौजूद है, जेनिफर माइनीखेज़ अंदाज़ में बोली। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, तुम जीन्स में बहुत अच्छी लग रही हो और मैं तो एंड्रिया पर तंज कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं समझा हूँ अमेरिकन ब्यूटी हमारे पाकिस्तानी भाई का इम्तिहान ले रही है। सोनमंग ने हमारी गुफ्तगू से कामयाब अंदाज़ा लगाया। मुझे भी यूं ही कुछ ऐसा ही लगता है। मैंने इस बात में सर हिलाया। सोनमंग ने मुंह बनाकर कहा, बस मुझे तो बस अब इन 2 इंडियन के नाम बाकी याद रह गए हैं, वो भी इसलिए कि हमारा तारुफ पहले से हो चुका था। तो शायद श्रीकांत और राजपाल की बात कर रहे हो। ये लें जी मिस अमेरिका, भाई को इनके नाम भी याद है। मेरा नाम जेनिफर है। जेनिफर को शायद महसूस हुआ था कि सोनमंग को इसका नाम नहीं आता। शुक्रिया मिस जेनिफर, अब कम से कम तुम्हारा नाम मुझे नहीं भूलेगा। तो तुम बेशक हमारी वापसी के बाद फ़ोन करके भी मेरा इम्तिहान ले सकती हो, बल्कि रोज़ाना इम्तिहान लेती रहा करना। इस बहाने हम भी यह खूबसूरत और रसीली आवाज़ सुन लिया करेंगे। इसकी बात पर जेनिफर ने एक खूबसूरत सा कहका उछाला और इससे पहले कि मैं इससे मज़ीद कोई बात करता, इंस्ट्रक्टर की तरफ से बुलावा आ गया। अगला पीरियड शुरू हो गया था। क्लासरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए जेनिफर पूछने लगी, अब अपना तारुफ भी करा दें। मेरा नाम ज़ीशान है और मेरे साथी का नाम सरदार खान है। मैंने सरदार खान की तरफ इशारा किया जो इस सारी गुफ्तगू में खामोश रहा था। जीजॉन, इसने अजीब से तलफ़्फ़ुज़ से मेरा नाम लिया। बस ऐसा ही कुछ कह लिया करो। मुझ में अपने नाम की मज़ीद मट्टी पलीद कराने का हौसला नहीं था। इससे कुछ बाद नहीं था कि तलफ़्फ़ुज़ ठीक करते करते अगली मर्तबा जाने क्या कह देती। अगर मैं सिर्फ ज़ील कह लिया करूं तो। इसने शौकी नज़रों से मेरी जानब देखा। बदले में तुम भी मुझे जैनी कह लिया करना। मैंने कहका लगाया, नहीं, मैं सिर्फ जी कहूँगा। जी? वो आंखें मीचते हुए दिलरुबाना अंदाज में मुस्कुराई और कहा, डन। ये भी बता दूं, जी हमारे यहाँ खुद से ज़्यादा मर्तबा वाले इन शख्स को असबाती जवाब देने के लिए कहा जाता है। वो बेसख्ता हंसी, वैसे मैं तुमसे सीनियर तो हूँ ना, आखिर को कैप्टन हूँ। और मैं भी जवाबी मुस्कुराहट उछालकर इंस्ट्रक्टर की जानिब मुतवज्जा हो गया। जेनिफर मेरे और सरदार खान के दरमियान बैठ गई थी। 3 पीरियड्स के बाद आधा घंटा टी ब्रेक करने के लिए मिला। मैं नज़दीक ही था। मेरे और सरदार के अलावा बस चंद आदमियों ने चाय और कॉफ़ी के मग को हाथ लगाया था। अक्सरियत ने तो उम्मुल खबाइस का जाम थामने में दिलचस्पी ली थी। जेनिफर ने भी हमें कंपनी देने के लिए कॉफ़ी पीना पसंद किया था। दौरान गुफ्तगू पूछने लगी, मिस्टर जी, पहले पीरियड में तुम इस इंडियन से क्यों तलक हो रहे थे? जैनी का इशारा श्रीकांत की तरफ था। वो हमारी तालीम पर बुगती कस रहा था। अंग्रेज़ी ना जानने से तालीम का क्या ताल्लुक़? इसने हैरानी से पूछा। मैंने कहा, यह बात कम से कम तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। मैं समझना भी नहीं चाहती। मुझे तो बस यादाश्त बेहतर करने के तरीके बताओ, एक शर्त पर। वो मैनी खैज़ लहजे में बोली। शर्त सुने बगैर कम से कम किसी खूबसूरत लड़की को हाँ नहीं करनी चाहिए। कोई इतनी बड़ी या बुरी शर्त नहीं है। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, बस तुम अपनी खूबसूरती के राज खोल दो। यादाश्त बेहतर करने के तरीके मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने इसका मुतरन्नम कहा गूंजा। इसी वक्त सामने बैठा राजपाल अपने साथी श्रीकांत को कहने लगा, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ मुसले ने लड़की देखी वहीं राल टपकानी शुरू कर दी। ये बात इसने हिंदी में कही थी। मैंने इसकी बात का बुरा माने बगैर जवाब दिया, सही कहा महाराज, और इसी वजह से ही तुम लोग हमें बहुत आसानी से फांस लेते हो। तुम हद से बढ़ रहे हो। राजपाल का गुस्सा जाहिर कर रहा था कि इसकी समझ में मेरी बात आ गई थी। नहीं, मैं इत्मीनान से बोला, तुम अपनी हद अबूर कर रहे थे, इसलिए तुम्हें तुम्हारी जगह वापस धकेलना ज़रूरी था। मेरा ख्याल है तुम लोगों के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो गई थी। जैनी ने एकदम सूरत हाल को संभालने की कोशिश की। इसी दौरान सरदार खान ने अपना कोट उतार कर अपनी कुर्सी के पीछे लटकाया और अपनी आस्तीन उलझने लगा। कोई इसने ज़बान से कुछ नहीं कहा था, मगर इसका अंदाज़ ऐसा था कि देखने वाले को खुद ब खुद समझ आ गई थी। मिस्टर खान प्लीज़। जैनी ने इसे बाजू से पकड़कर कुर्सी पर बिठाना चाहा। वो उर्दू ही में जैनी से मुखातब हुआ, इस खंजीर के बच्चे को ज़ुबानी बात समझ में नहीं आता बीबी। सरदार तुम बैठो, मैंने इन्हीं की ज़ुबान में समझा दिया है। मैंने सरदार को बाजू से थाम कर दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया। श्रीकांत और राजपाल हमें खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए वहाँ से थोड़ी दूर पड़ी कुर्सियों की जानिब बढ़ गए थे। जी, तुम लोग एक दूसरे के इतना खिलाफ क्यों हो? तुम लोग रशियन और चाइनीज़ के ख़िलाफ़ क्यों हो? ओके छोड़ो, तुम शायद बताना नहीं चाहते। मैंने संजीदा लहजे में कहा, बता तो दिया है। ओके। रूखे लहजे में कहते हुए वो वहाँ से उठ गई थी। यकीनन इसे रूस और चाइना का जिक्र पसंद नहीं आया था। मैं भी इसे मनाने के बजाय सरदार की तरफ मुतवज्जा हो गया। यार सरदार, तुम खुद पर काबू पाया करो। हम मैदान जंग या बॉर्डर पर नहीं हैं।
कि तुम फौरन लड़ने मरने पर आमादा हो जाते हो। इन खंजीरों को देखकर मेरा खून खौलने लगता है। सरदार का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा था। तुम्हारी